नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी और नैनीताल में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी और नैनीताल में भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी और नैनीताल में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। लाता गांव के पास लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आ गया और सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है और जोशीमठ में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटना हुई है। तो लाता गाँव के पास लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आ गया। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश बरस रही है। तो सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुई है। लाता गांव के पास लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आ गया और सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भी ये लैंडस्लाइड हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुई और सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है और लगातार भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भी लैंडस्लाइड हुई है, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से सड़क पर मलबा आ गया। सड़क पर मलबा आने के बाद आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश से ये लैंडस्लाइड हुई है। लाता गांव के पास लैंडस्लाइड से सड़क पर मलबा आ गया। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है भारी बारिश को लेकर और भारी बारिश ने लोगों की समस्याओं को यहां पर बढ़ा रखा है। अगर पहाड़ों का जिक्र हम कर लेते हैं तो पहाड़ों में इन दिनों बारिश से जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। साथ ही अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। मौसम साफ है, लेकिन पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए लगातार परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मौसम विभाग भी समय समय पर अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रहा है और लोगों से कह रहा है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले। आप लगातार देख सकते हैं कि इन दिनों जिस तरह से पहाड़ों में भूस्खलन जैसे हालात है, वहां पे रह रहे लोग लगातार कह रहे हैं कि जो उनका नुकसान हुआ है, जो बारिश के कारण उनका नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा मौसम विभाग का यही कहना है कि अभी आने वाले दिनों में इस तरह से बारिश होने वाली है, लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। जी संजय, वहीं अगर बात की जाए तो लगातार बारिश ने जो प्रशासन है उसकी समस्याओं को यहाँ पर बढ़ा दिया है।
कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जोशीमठ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। सड़क पर मलबा आ गया है, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और प्रशासन के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि राहत बचाव कार्य करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से प्रशासन के लिए भी दिक्कतें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, लगातार हम जब पहाड़ों का जिक्र करते हैं, पहाड़ों में हल्की ही बारिश से भूस्खलन जैसे हालात हो जाते हैं। बीते दिनों आपने देखा है, जो केदारनाथ पैदल मार्ग है, वहां पर बारिश के चलते भूस्खलन जैसे हालात हो गए थे और वहां से निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। जिसके बाद कहीं ना कहीं वहां सरकार के जो अधिकारी है वो पहुंचे और धीरे धीरे सभी जो श्रद्धालु थे, पर्यटक थे, उनका रेस्क्यू किया। ऐसी अगर अपने जनपदों की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार हो रही बारिश से लोग का जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ पर्यटन से जुड़े व्यापारी है, उनका भी खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो लगातार इस बार बारिश ने चार धाम यात्रा प्रभावित की है। जो लोगों के काम काज है वो पूरी तरह ठप हो गए थे, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो चार धाम यात्रा चलती है उनका काम काज अच्छा हो, क्योंकि पूरे साल भर की रोजी रोटी उनकी चार धाम यात्रा के ऊपर ही होती है। तो ऐसे में उन लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि समय समय पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लोगों से अपील कर रहे हैं और जो पर्यटन से जुड़े व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि जो मौसम साफ होगा तो लोगों को फिर से आने की यहाँ पर जरूरत है। जी बिल्कुल संजय, और अगर बात की जाए जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, फिलहाल कोई राहत मिलती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है उत्तराखंड में भारी बारिश से, क्योंकि अभी भी कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही। राजधानी देहरादून की बात करें तो 2-3 दिन से लगातार बारिश की खबरें निकलकर सामने आ रही है। जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आवागमन काफी ज्यादा प्रभावित यहाँ पर हुआ है और लोगों के लिए, जो आम जनमानस है, उनके लिए समस्याएं यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, लगातार ही जब बारिश होती है तो बारिश से विकास कार्यों की भी पोल खुल जाती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जिस तरह सरकार के जो अधिकारी हैं वो विकास कार्यों की बात करते हैं, लेकिन एक जो बारिश होती है, बारिश से सभी जो सड़कें होती है वो तालाब में तब्दील हो जाती है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें देहरादून हो या फिर मैदानी जिला हरिद्वार हो, इसके अलावा ऋषिकेश हो, सभी जगह हम देख रहे हैं कि बारिश के कारण जो सड़कें थी वो पूरी तरह बदहाल हो गई थी। अब स्थानीय लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ की जो सड़कें हैं वो बनाई जाए, क्योंकि पहले की तरह जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से चल सके। ऐसे में लगातार अब निरीक्षण का दौर भी शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ पर जो नुकसान हुआ है उनका आकलन किया जा रहा है। उसके बाद लोगों को मुआवजा भी दिया जाएगा और जो सड़कें टूटी है उन पर भी कहीं ना कहीं काम शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और संजय, वहीं अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो लगातार राहत कार्य यहाँ पर चलाए जा रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने उन राहत कार्यों पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है। क्या स्थिति इस वक्त है और किस तरीके के राहत और बचाव कार्य प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी सबसे पहले यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। अगर हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी तक भर गया था और जो वहां की स्थानीय सड़कें हैं वो पूरी तरह टूट गई थी, जिस पर अब जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर भी रहा है, क्योंकि वो वही सड़कें हैं जो कुछ दिनों पहले बनी थी, यानी 1 से 2 साल पहले जो सड़कें बनाई गई थी वो पूरी तरह बारिश में टूट गई है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। हालांकि हमारी टीम जब मौके पे जाती है लोगों से यही जानने की कोशिश करती है कि कितने दिन पहले ये सड़कें बनी थी और कब कितना इस पर काम हुआ था। और प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही कहना है कि जल्द ही मुआयना किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू किया जाएगा। जी चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन में शिरकत की, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को याद के लिए बने शौर्य दीवार में पुष्पांजलि अर्पित की। और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ज्योति कलश यात्रा निश्चित ही एक बहुत बड़ा कार्य है। उन्होंने कहा कि अखंड ज्योति पूरे देश के अंदर प्रचंड ज्योति की तरह आध्यात्मिक, संस्कृति, ज्ञान और गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योति से ज्योति को जलाकर देश दुनिया को जगमगाना है। आध्यात्मिक गंगा माँ की ये धरती, आचार्य परम श्रद्धेय श्री राम आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी की यह धरती
शांति कुंज से आज अखंड ज्योति यात्रा निकली है। ये अखंड ज्योति यात्रा माता जी के 100 साल होने पर पूरे देश के अंदर प्रचंड ज्योति की तरह आध्यात्मिक संस्कृति ज्ञान और गुरुदेव के संदेश को जन जन में पहुंचाकर लोगों के चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति को पहुंचाना और जो बुराइयां जीवन के अंदर है उनको समाप्त करते हुए नए चरित्र निर्माण के लिए ये यात्रा जन जन में निकलेगी। आज वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई से लेकर राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के मामलों में सरकार बेबस है। उन्होंने कहा कि राज्य और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है। सीमावर्ती इलाके में सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है। बनबसा नेपाल सीमा पर एक विधायक का भाई 40 कारतूसों के साथ पकड़ने के मामले को राज्यपाल तक ले जाएंगे। ये साधारण कारतूस नहीं है, ये विस्फोटक कारतूस है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में 11 तारीख को पदयात्रा भी करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चंपावत जनपद से नेपाल भारत के बनबसा बॉर्डर पर एसएसबी की 57वीं वाहिनी की जवानों ने चेकिंग के दौरान अवैध सामान और 40 कारतूस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा से विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का छोटा भाई सतीश नैनवाल है। वहीं विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि उनका भाई उनसे अलग हल्द्वानी में रहता है। इत्यादि से नहीं सवाल है, क्योंकि वो हमारे राज्य की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है और नेपाल के साथ हमारे संबंधों से जुड़ा सवाल भी है, क्योंकि वो नेपाल की तरफ ले जाते हुए पकड़े गए, तो इसलिए ये मामला बहुत संवेदनशील। इसमें सत्ता में किस तरीके की गिरावट आ गई है, सत्ता प्रतिष्ठान जिस तरीके से अब इस मामले को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो चिंतनीय विषय। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भाई मेरे से अलग रहता है, उसका परिवार हल्द्वानी में रहता है, उसका अपना कारोबार है, उसके पास अपना लाइसेंसी पिस्टल भी है और वो अपने कारोबार के संबंध में घर जाते रहते हैं। कल की जो मैंने उसे मालूम किया कि वो जल्दीबाजी में, क्योंकि लेबर आ रही थी, नेपाल से लेबरों ने आना था, तो उनको लाने के लिए वो बनबसा जा रहा था। तो जो बैग था, जिस बैग में वो अपनी वो रखता था, कार्टेज रखता था, वो बैग क्योंकि छोटा बैग था, कपड़ा उसने उसमें छोटे बैग के चक्कर में कपड़े जल्दीबाजी में रख के उसको लेके वो आ गया भूल से। और जब एसएसबी ने उसको रोका पूछताछ के लिए, तो उसने पुलिस को भी बुलाया। एसएसबी ने उसने पुलिस के सामने अपने जो कॉटेज थे, जो गोलियां थी, उनकी रसीद और अपना पिस्टल, क्योंकि पिस्टल तो घर ही में था, पिस्टल की लाइसेंस से उनको दिखाया, तो उन्होंने उसे घर जाने दिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चमोली का दौरा किया। थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इसके अलावा गणेश गोदियाल ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार से सवाल किए। गणेश गोदियाल ने कहा कि थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों का अभाव है, जिसकी वजह से इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी हैं। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने शिक्षा का मुद्दा भी उठाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कराने के बजाय सरकार शराब को गांव-गांव तक भिजवाने में लगी हुई है। आज भी उनके माता पिता उसमें न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है, मैंने कल एक प्रेस वार्ता में कहा और उसको रिपीट करना चाहता हूँ। आप इस बात के लिए मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, फला व्यक्ति ने बलात्कार किया, इसके लिए मुख्यमंत्री को कटघरे सीधे तौर पर खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ कि मुख्यमंत्री ऐसे अपराधियों को बचाने में लगे हुए। सर्ट में इनके पदाधिकारी ने जो दुराचार किया, उस पर 4 दिन के बाद जो वांछित धाराएं जिसमें केस दर्ज होना चाहिए, 4 दिन लगे उसमें। क्यों ऐसा? जब दबाव बना तब केस करना पड़ा, तब पॉक्सो में जो है ऊपर के दर्ज हुआ मामला। मैं पूछना चाहता हूँ
अंकिता भंडारी मामले में उसकी अंकिता के माता पिता ने एक व्यक्ति का नाम लिया है। मुख्यमंत्री जी क्यों उस व्यक्ति को बचा रहे हैं? आज तक क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं हुई? आज भी उनके माता पिता उसके न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो प्रदेश में लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और बेलगाम अफसरशाही को लेकर अब कांग्रेस बड़े आंदोलन की रणनीति बना रही है। जल्द ही कुमाऊं में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसको लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को तय किया गया। बता दें कि बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, पूर्व विधायक रंजीत रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। देखिए, आज नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। और जो यह 9 तारीख में जिलाधिकारी रुद्रपुर में कार्यालय में घेराव करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं। कई विषय हैं, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, आपदा भी एक प्रमुख विषय है, आपदा को लेकर, और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती हुई कानून, बेलगाम अफसरशाही, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी एक विशाल धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी के कार्यालय में हम करेंगे। और ये लड़ाई हमारी यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये धरना एक दिन का। उधर चारधाम यात्रा ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। कल 10,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे और पैदल यात्रा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ लिया है। कल की बात करें तो कल 10,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। पैदल यात्रा की शुरुआत होने से एक बार फिर से चारधाम यात्रा में तेजी देखने को मिल रही है। यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो मौसम की वजह से चारधाम यात्रा में पैदल मार्ग यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से पैदल मार्ग को खोल दिया गया है। यात्रियों के लिए मार्ग सुचारू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। उधर हरिद्वार में नवनियुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जिला कार्यालय स्थित विभिन्न कार्यालयों और पटलों का औचक निरीक्षण किया। तो जिलाधिकारी ने पटलों के निरीक्षण के दौरान कार्मिकों को निर्देश दिए कि जिला कार्यालय में आने वाले सभी पदाधिकारियों की समस्याएं पूरी शालीनता से सुनी जाए और उनका निस्तारण समय से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पटल पर पत्रावलियां लंबित न रखी जाएं। इसके साथ ही संबंधित पटल सहायकों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। तो जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। नहीं, आज कलेक्ट्रेट के डिफरेंट पटलों का जो है निरीक्षण किया गया है, कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। और जो भी हमारे कार्यालय में जो स्टाफ है, जो अधिकारी बैठते हैं, इन सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आम पब्लिक के साथ अति संवेदनशीलता का व्यवहार करें। जो भी पब्लिक उनके साथ मिलने आती है, उनकी समस्याओं को सुने और सुनकर उनका समाधान करें। जो पत्रावलियां हैं वो किसी पटल पर लंबित न रखी जाए। अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए, अभिलेखों की नकल लेने में किसी को दिक्कत ना हो। बाकी जो आम पब्लिक है उनके बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी सी ठीक की जाए। लेकिन मैंने देखा कि कुछ व्यवस्थाएं कुछ यथोचित नहीं दिखी, मुझे न रहना पड़े बाहर, ताकि जब तक ना तब तक बैठने की उनकी व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है। अभिलेखागार में कुछ स्थान की कमी है, तो वो चीज़ें भी ठीक की जाएंगी, कुछ स्थान की व्यवस्था की जाएगी। कुछ वीडिंग के मामले हैं, वीडिंग कराया जाएगा ताकि उसमें स्थान हो सके, ताकि तो जो है आसानी से नकल वगैरह मिले। उधर हल्द्वानी नगर निगम फिर से पुरानी हालत में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की धीमी रफ्तार और सफाई व्यवस्था की कमजोरी ने शहर को फिर वही गंदगी के पुराने ढर्रे में पहुंचा दिया है। जगह जगह फिर शहर में खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। नगर निगम की इस लचर व्यवस्था के कारण सफाई व्यवस्था ही नहीं चरमराई है, बल्कि संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा मिला है। हालांकि नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि नगर निगम पूर्व की भांति एक बार फिर से शहर में व्यापक सफाई अभियान चलाएगा और खाली प्लॉटों में कूड़ा डालने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा।
तो फिर पुरानी हालत में आता हुआ हल्द्वानी नगर निगम नजर आ रहा है। खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। गंदगी का अंबार हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। तो लचर नगर निगम की व्यवस्थाओं के चलते एक बार फिर से हल्द्वानी उसी पुराने गंदगी के ढर्रे पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर कूड़े के ढेर दिखाई पड़ रहे हैं और खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। बता दें कि नगर निगम की लचर व्यवस्था के चलते ये हालात नजर आने लगे हैं और कई संक्रामक बीमारियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। पूर्व में भी नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा ऐसे खाली प्लॉट में मुहिम चला करके सफाई अभियान किया गया था। दोबारा से सफाई अभियान किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस बार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और जो लोग बिना अनुमति के या इधर उधर कहीं पर भी कूड़ा फेंक रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी होगी। और उधर हरिद्वार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जटवाड़ा पुल से कोतवाली ज्वालापुर तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान आप नेताओं ने प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग भी की। आपके जिलाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रही अपराध की घटनाओं से जनता में भय का माहौल है। उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति और पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। सैनी ने चेतावनी दी कि अगर हाल ही में हुई लूट की घटना का जल्द खुलासा नहीं होता तो वो भूख हड़ताल और अनशन करने पर मजबूर होंगे। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए, वरना विरोध और तेज किया जाएगा। लगातार शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, रोज अपराध हो रहे हैं। 1 तारीख को शहर के बीचों बीच रानीपुर मोड़ पे जो अपना पौष इलाका है और जहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट है, वहां पे बिना कोई मास्क लगाए डकैतों ने खुलेआम डकैती डाली है। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि किसी भी तरह का उन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा था। हरिद्वार की पुलिस का बिल्कुल भी उनको खौफ नहीं था और उसके 2 दिन पश्चात फिर जो है अवधूत मंडल के सामने मॉर्निंग वॉक के समय एक हमारी बहन की गले से खुलेआम जो है हथियार दिखा के चैन छीनी गई। तो इन सबसे बिल्कुल क्लियर है कि शहर में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अपराधियों के और डकैतों के हौसले पूरे बुलंद हैं। व्यापारियों में काफी रोष है, जनता में काफी रोष है और जो हमारी बहनें महिलाएं वो अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस कर रही है। तो इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन को जो है ये आगाह करना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और ये जो डकैती हुई है और जो चोरी हुई है इनके अपराधियों को पकड़ा जाए और जो भी चोरी हुई है और डकैती हुई है उसकी 100% सामान की रिकवरी की जाए। ऐसे लगातार शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है रोज। उधर नैनीताल के पिटारिया इलाके में दिन दहाड़े आतंक मचा रहा गुलदार पकड़ लिया गया है। गुलदार को फंसाने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। पिंजरे में एक मुर्गी रखी गई थी। मुर्गी के लालच में सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही गुलदार पिंजरे में फंस गया। गुलदार के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के रेंजर प्रमोद तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत की शिकायत के बाद आबादी वाले क्षेत्र के आसपास कैमरा ट्रैप लगाए थे। कैमरा ट्रैप से गुलदार की लोकेशन मिली थी। उसी के आधार पर वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में पिंजरा लगाया था। पिंजरे में मुर्गी रखी गई थी। गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। उधर चमोली के तलवाड़ी बाजार में नशा मुक्ति अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने गीत संगीत और नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। साथ ही लोगों को नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए जिले को नशा मुक्त बनाने का आग्रह किया। द हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन की कंचन रावत द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी विस्तार से दी गई। नाटक का शीर्षक नशे में जीवन या जीवन का नशा रखा गया था, जिसकी छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। हम पहाड़ियों के बारे में एक बहुत ही गलत कहावत प्रचलित है कि सूर्य अस्त तो पहाड़ी मस्त। तो एज अ पहाड़ी हमको भी इस बारे में बुरा लगता है और जब बात हमारे युवा पीढ़ी की आती है तो वो रीढ़ की हड्डी है हमारे पूरे राज्य की नहीं पूरे देश की। तो उसी युवा पीढ़ी को नशे की राह से अलग करके उनके भविष्य की राह की ओर ले जाने के लिए हैशटैग बिलीवर फाउंडेशन की ओर से मैं कंचन रावत मंच पहाड़ी का आगाज किया है, जिसमें मैं हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों में ब्लॉक थराली के जो सरकारी स्कूल है इंटर कॉलेजेस वहाँ पे मैं 14 दिन की वर्कशॉप फ्री देती हूँ और बच्चों को मैं नशा मुक्ति के राह पे ले जाने की कोशिश करती हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।